प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 कला वर्ग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पहला अध्याय समाज का परिचय के बारे में समाज की परिभाषाओं के रूप में कुछ शब्दों पर प्रस्तुतिकरण होगा, जिसे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों, पिछले दिनों समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के परिचय के बारे में आपको बताया गया। आज समाज की परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। समाज है क्या? सोसाइटी क्या है? समाज की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है, जिनमें मैकाइवर, राइट, गिन्सबर्ग, पार्क और बर्गेस, र्यूटर इत्यादि समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। मैकाइवर के अनुसार समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता अनेक समूहों तथा उनके उपविभागों, मानव व्यवहारों और स्वतंत्रता की व्यवस्था। मानव व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखना तथा मानव व्यवहार के ऊपर स्वतंत्रता कायम करना समाज कहलाता है। बच्चों, थोड़ी परिभाषा या कठिन लग रहा होगा, इसे और हम सरल शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि समाज रीतियों, कार्यविधियों व पारस्परिक सहायता प्रदान करने वाला एक समूह है, जिसे हम समाज कहते हैं। ये मैकाइवर ने इसे परिभाषित किया है। यह भी कहा जा सकता है कि मैकाइवर ने यह भी बताया कि समाज सामाजिक संबंधों और इन संबंधों को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों की एक जटिल तथा परिवर्तनशील व्यवस्था है। जटिल तथा परिवर्तनशील व्यवस्था है, क्योंकि समाज अस्थायी नहीं होता है, समाज परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। इसी तरह से राइट ने भी जो है परिभाषित किया है। राइट ने, तो आपने पहला परिभाषा पढ़ा मैकाइवर का, और दूसरी परिभाषा जो है राइट का। राइट महोदय ने परिभाषित करते हुए ये बताया कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों की एक व्यवस्था है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं, बल्कि व्यक्तियों के समूह के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उसी को हम समाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा गिन्सबर्ग ने दिया है। तीसरी परिभाषा गिन्सबर्ग ने समाज को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित होता है और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है। हम कह सकते हैं समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित होते हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है। इन्होंने समाज की परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट कर दिया है। अब पार्क और बर्गेस ने भी जो है समाज की परिभाषा दिया है। पार्क और बर्गेस, पार्क और बर्गेस ने सामूहिक रूप से जो परिभाषा व्यक्त किया है, समाज अनेक आदतों, भावनाओं, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रविधियों और संस्कृति की एक सामाजिक विरासत है जो मानव के सामूहिक व्यवहारों का निर्धारण करती है। हम कह सकते हैं समाज अनेक आदतों, भावनाओं, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रविधियों और संस्कृति की एक सामाजिक विरासत है। अर्थात इस विरासत को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसी को हम जो है समाज कहते हैं। तो इस परिभाषा को पार्क और बर्गेस ने दिया है, प्रस्तुत किया है। अब समाज की इसी कड़ी में जो है र्यूटर ने भी जो है परिभाषित किया है। र्यूटर ने भी जो है परिभाषित किया है। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर। समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज एक अमूर्त का मतलब यह है कि इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के द्वारा या सदस्यों के बीच में आपसी संबंधों को प्रस्तुत करता है। इसी को हम जो है समाज कहते हैं। इसे र्यूटर ने प्रस्तुत किया है। अब इस तरह से जो है इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। दूसरी चीज यह है, ये सामाजिक संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए समाज को भी एक परिवर्तनशील और एक जटिल व्यवस्था कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि समाज को एक परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह होगा क्योंकि ये सामाजिक संबंध जो है हमेशा बदलते रहते हैं। सामाजिक संबंध जो है अस्थायी नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं। इसलिए इसे एक परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था कहा जाता है। तीसरी चीज यह है
समाज के निर्माण में योगदान देने वाला कोई भी संबंध अनियमित और मनमाना नहीं होता, बल्कि प्रत्येक संबंध कुछ नियमों से बना होता है। उसी को समाज कहते हैं जहां कुछ नियम होते हैं, जहां कुछ संयम होते हैं, जहां कुछ तौर तरीके होते हैं, जहां लोकाचार होता है, जहां रीतियां होती हैं, उसी को हम समाज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने समाज की परिभाषा को पढ़ा और इसी को मैकाइवर तथा पेज ने कहा है समाज की अधिकार व्यवस्था। समाज की अधिकार व्यवस्था शब्द को मैकाइवर तथा पेज ने प्रस्तुत किया है। समाज की अधिकार व्यवस्था के नाम से मैकाइवर तथा पेज ने ही जो है संबोधित किया है। अब जो है समाज की विशेषताएं, समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, मैं बताया। समाज अमूर्त होता है। अमूर्त सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात सामाजिक संबंधों को हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, न ही उनका स्पर्श कर सकते हैं। केवल हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं और साथ ही इसे प्रभावित होते हैं। इसलिए समाज अमूर्त है। इस व्यवस्था को किसने कहा है? राइट ने कहा है। राइट समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है और इसी दृष्टिकोण से समाज अमूर्त है। दूसरी चीज है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सभी संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक संबंध हुआ है भौतिक संबंध और दूसरा है सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध और दूसरा है सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध क्या है? जैसे आग और धुएं का संबंध, पुस्तक मेज का संबंध। सामाजिक संबंध क्या है? जो भौतिक नहीं होते हैं बल्कि पारस्परिक जागरूकता पर आधारित होते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, मालिक मजदूर, शिक्षक विद्यार्थी, इस तरह के जो संबंध होते हैं ये सामाजिक संबंध होते हैं। और पारस्परिक जागरूकता जो है सदैव प्रत्यक्ष नहीं होती, सदैव प्रत्यक्ष नहीं होती। तीसरी चीज है समाज में समानता। समाज में समानता तथा भिन्नता दोनों का समावेश होता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज में समानता और भिन्नता दोनों का समावेश होता है। लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, लाइकनेस एंड डिफरेंस इन सोसाइटी। समाज के निर्माण में समानता और भिन्नता का समान महत्व है। दोनों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गिडिंग्स ने समाज को समानता की चेतना कहा। समानता की चेतना किसने कहा है? गिडिंग्स ने कहा है। कॉन्शसनेस ऑफ काइंड। अगर ये कहा जाए कि कॉन्शसनेस ऑफ काइंड किसने कहा है तो आप कहेंगे गिडिंग्स ने कहा है। गिडिंग्स, गिडिंग्स, थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर। गिडिंग्स, गिडिंग्स ने कहा है। क्या कहा है? समानता की चेतना शब्द को इन्होंने प्रस्तुत किया है। कॉन्शसनेस ऑफ काइंड। इसी तरह से चौथा चीज है समाज की जो विशेषता है सहयोग और संघर्ष।
सहयोग और संघर्ष को जॉर्ज सीमेल ने परिभाषित किया है। समाज में दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो वह जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती है, और दूसरी वे शक्तियां हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। जो एकता के सूत्र में बांधती हैं उन्हें सहयोग कहते हैं, और जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है उन्हें संघर्ष कहते हैं। वहीं से संघर्ष का उदय होता है, जन्म होता है। सहयोग भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग जब अनेक व्यक्ति एक दूसरे के निकट रहकर घनिष्ठ संबंधों के द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे एक टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ खेलना अथवा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ कार्य करना प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या है? जिसमें अनेक व्यक्तियों का उद्देश्य तो एक होता है, लेकिन इस उद्देश्य को वे अलग अलग कार्यों के द्वारा पूर्ण करते हैं। तो यह जो है श्रम विभाजन भी जो है अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण। तो पांचवी चीज है पारस्परिक निर्भरता। एक चीज और आपको बता दें कि मैकाइवर ने यह भी कहा है, समाज संघर्ष विस्तृत सहयोग है। पारस्परिक निर्भरता भी जो है समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह से छठवीं चीज जो है परिवर्तनशीलता, चेंजिंग नेचर। यह समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि अपने स्वभाव को बदल करके भी जो है आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति की जरूरतों, परिस्थितियों और विचारों में परिवर्तन होता रहता है। जब कभी भी परिस्थितियां और विचार बदलते हैं तो हमारे आपसी संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, और संबंधों का यही परिवर्तन समाज के रूप में बदल देता है। जैसे पुराने समय में शिक्षक और विद्यार्थी, पिता और बच्चों, उत्पादक और श्रमिक अथवा परिवार के सदस्यों के बीच जैसे संबंध थे वे आज नहीं रहे। पुराने समय में जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध थे वे संबंध आजकल नहीं है। यह अनुभव आप लोग स्वयं करते होंगे। आप विद्यार्थी हैं और अनुभव भी करते होंगे कि गुरु जी के साथ जो है हमारा क्या संबंध है, कैसा संबंध हम गुरु जी के साथ रख रहे हैं। सातवीं चीज है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी इज नॉट कन्फाइंड टू मेन ओनली। किंग्सले डेविस ने कहा है कि पशुओं और पक्षियों में समाज होने की कल्पना किया गया है। जहां कहीं भी आपसी जागरूकता पाई जाएगी वहीं समाज का निर्माण हो सकेगा। बहुत अच्छा ये वाक्य है, जहां कहीं भी आपसी जागरूकता होगी वहां समाज का निर्माण होगा। यही कारण है कि समाज शास्त्र में हम केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। बच्चों, अब आज का पॉइंट कहीं जो है बंद होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट डे पर आपको समाज के कुछ उदाहरण जो है प्रस्तुत किए जाएंगे।